बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ समिट पे अपनी बात रखी। आतंकवाद पर भी उन्होंने बात की। ये भी उन्होंने कहा कि व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर एक दुनिया में अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। दुनिया में एक तरफा नियम लागू नहीं हो सकते हैं। हमें इंक्लूसिविटी की ओर बढ़ना है, मल्टीपोलर ऑर्डर बनाना है, सप्लाई चेन्स को डाइवर्स बनाना है। यह भी उन्होंने कहा। मतलब निर्भरता किसी एक देश के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम यहां जो देश बैठे हैं, हम आपस में अपना नेटवर्क इतना अच्छा करें ट्रेड को लेके, खास तौर पर कि हमारी निर्भरता और देशों पर, पश्चिम पर खास करके, वो कम हो जाए। तो इसकी बात मैं आपको बताता हूं। अपॉर्चुनिटी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भारत जो है आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर बढ़ रहा है। और हमने, चाहे कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, इसको आज से जोड़ सकते हैं आप, हर चुनौती का हमने सामना किया और चुनौती को अवसर में बदला। तो जो इसको सीधे अमेरिका के रेफरेंस में भी जो है वो लिया जा सकता है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि एससीओ मल्टीलैटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। ये कल के अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन होगी। सुनिए आप। एससीओ मल्टीलैटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म्स के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आवाहन कर सकते हैं। अब विजय जी, जो ये बात मल्टीलैटरलिज्म की कही है, यही है ना फोकस, इस समिट का फोकस भी, समिट का फोकस यही है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए जवाब है, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान जब मल्टीलैटरल, तो आपकी जैसे जैसे डिपेंडेंसी कम होती है उतने ही दबाव कम होते जाते हैं ना। जब आप एक तरफ डिपेंडेंट रहते हैं, किसी पर निर्भर रहते हैं कि ये चीज़ें आएगी, भाई अमेरिका की नाराज़गी तेल का तो बहाना है, लेकिन वो भी था ना कि जो स्ट्रेटेजिक हमारी पार्टनरशिप है रशिया के साथ और अमेरिका के साथ, तो उनको लगता है कि सारी दुकानदारी तो वहाँ से चल रही है, इसकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर होनी चाहिए। तो जितनी डिपेंडेंसी कम होती है उतने आप ताकतवर होते जाते हैं, उतने ओपन होते जाते हैं, किसी के निर्भरता कम होती है। और मुझे लगता है जब 20 देश एक साथ काम कर रहे हों तो हमारे पास एक नया मौका होता है, नए रास्ते खोलने के, नए दरवाजे खोलने का वहाँ। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 20 देश हैं और उसमें 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। उसमें टर्की भी आया हुआ था, टर्की आया हुआ है ना, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा चीन के साथ है। चीन है। तो 3 बड़े देश एक तरह से जिनके साथ नहीं है। उसके बाद भी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर, नए रास्तों पर सब बात कर रहे हैं। और चीन के साथ तो खैर है ही कि हम ट्रेड को लेकर कंटिन्यूशन में हैं, चाहे कुछ भी रहा हो। तो मेरे को लगता है कि एससीओ का पर्पज ही, और आप सोचिए, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरी डिप्लोमेसी ट्रेड पर बदल गई है। ट्रंप साहब की नाराज़गी क्या है? ट्रंप साहब की नाराज़गी आपसे ये थोड़ी कि आप अच्छी जैकेट पहनते मुझसे। उनकी नाराज़गी है ट्रेड को लेकर के, आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप चाइना के साथ कर रहे हैं, ये सारी। तो पूरी दुनिया जो है डिप्लोमेसी अब ट्रेड पर डिपेंड हो गई है और उसी आधार पर सारी की सारी लड़ाइयाँ चल रही। अब सवाल ये हमारे लिए, अभी जैसे जापान गए प्रधानमंत्री, वो तो एक बायलैटरल विजिट थी, उसमें ज़्यादा बातें होती हैं दो देशों के संबंधों और व्यापार वगैरह सब चीज़ को लेकर के। ये समिट जो होता है ये ज़्यादा हेडलाइंस के लिए होता है और एक ब्रॉडर पोजिशनिंग के लिए कि एक देश की क्या पोजीशन है इन सब्जेक्ट्स पर, वो आर्टिकुलेट करने के लिए। हमारा मकसद, हमारा जो मामला मसला इस वक्त है वो ये, अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद आपके $60 बिलियन का जो व्यापार होता है, कम से कम $60 बिलियन का, उस पर टैक्स लग गया है। 50% का टैक्स लग गया। मतलब हमारा $60 बिलियन का माल वो महंगा हो गया अमेरिका के लोगों के लिए। तो जाहिर है कि उनको जहां से सस्ता मिलेगा वो वहां से उसको खरीदेंगे। तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो धीरे धीरे कम होंगे। और ये उसमें एक आयाम ये भी आया आज खबर में कि वहाँ के जो वो हैं इम्पोर्टर्स, जो आयातक हैं जी, वो यहाँ के मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर से कंसेशन मांग रहे हैं
कि भाई 20-25% आप वही बात हो गई ना, तो हमारा एक्सपोर्टर नुकसान खाएगा कि मतलब 100 रुपए की चीज आप हमें 80 रुपए में दीजिए ताकि हम उसको उसी भाव में बेच सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये चुनौती है। अभी जो प्रधानमंत्री के जो दौरे हुए, विजिट्स हुए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी या और कुछ से जुड़ी खबरें, इसका मुकाबला भारत करने के लिए क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, एक तो ये कि इसको मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँ, पहले भी कई बार कहा, फिर से कह रहा हूँ, चीन अमेरिका का ऑल्टरनेटिव हमारे लिए नहीं है। 99.2 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट पर हम चाइना के साथ खड़े हैं। चीन हमारे लिए बाजार नहीं है। रिश्ते अच्छे हों तो पहला ख्याल रखना पड़ेगा विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को कि कहीं ऐसा ना हो कहे दोस्ती हो गई है तो चलो और 4 चीजें लाके डाल दिया, हम संकोच में बोल नहीं 3 जो पाते। बड़ी बातें छपी हैं कल मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात की, उसमें से एक है ट्रेड डेफिसिट कम करना। बिल्कुल। मतलब हमारा सामान ज्यादा बिके वहां। भारत 2015 से पुश कर रहा है, उसके बीच में डोकलाम हो गया, उसके बीच में गलवान हो गया, उसके बीच में कोविड हो गया, इन सब के बावजूद हम उसको नहीं ठीक कर पाए। और दूसरा क्या है कि चाइना कोई कंज्यूमर मार्केट नहीं है हमारे लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाइना प्रोडक्शन इकोनॉमी है, उनके पास खुद दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। हमारे लिए कंज्यूमर इकोनॉमी कौन है? वो है अमेरिका। कौन उसका विकल्प हो सकता है? वो हो सकता है कोरिया। कौन उसका विकल्प हो सकता है? वो हो सकता है जापान। वो हो सकते हैं यूरोपीय यूनियन के देश, वो हो सकते हैं गल्फ कंट्रीज। यानी ये डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइना को सोचे, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 2.8 बिलियन लोगों के हितों की बात है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हमारे हैं। उत्पाद की मार्केट नहीं हो सकता चीन, कतई नहीं हो Consumer सकता, market है ही कतई नहीं। नहीं हो सकता, चाइना क्योंकि हम consumer जब market कहते हैं है। कॉम्पिटिटिव मार्केट तो हम उनके कॉम्पिटिटिव होने की कोशिश कर रहे एक दूसरी बात और इसी मुलाकात के बाद आई, वो ये कि चीन को, आप जैसे कह रहे थे, चीन को मार्केट चाहिए क्योंकि सामान तो वो सब बनाता है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। डायरेक्ट एफडीआई पर चीन से रोक है भारत में, मतलब कोई चीनी कंपनी सीधा निवेश भारत के अंदर अभी फिलहाल नहीं कर सकती है। इसको बात की जा रही है कि ईज आउट किया जाएगा, कुछ सेंसिटिव एरियाज जो है उनको छोड़ दिया जाए, डिफेंस है, टेलीकॉम है, इस किस्म में, क्योंकि आपको मालूम याद होगा जब हम 5G रोल आउट कर रहे थे वाला मसला था। हाँ, तो उस वक्त हुआ, एक बड़ी कंपनी थी चीन की, वो सारा इक्विपमेंट सप्लाई करती थी, उसको बैन कर दिया गया था। तो ऐसे सेंसिटिव सेक्टर्स को छोड़ करके चीन की इन्वेस्टमेंट आए कि हम अपने यहां पर उत्पादन क्षेत्र में इकाइयां लगा सकें। देखिए, चीन को रोकने का सबसे बड़ा कारण था सिक्योरिटी कंसर्न था कि भाई चीन अपने इक्विपमेंट्स भेज कर भारत के अंदर जासूसी करा सकता है। जो शक था कि भाई डिफेंस के अंदर चीन के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना है, कैमराज और दूसरे तरह की चीज़ों को लेकर। ये बात सही है कि भाई चीन के साथ भारत का जो व्यवसाय रहेगा, चीन बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पर, बड़ा एक प्रोडक्शन करने वाली कंट्री रही है। भारत उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं हो सकता है। लेकिन जो शुरुआत हुई है कि आज देखिए भारत और चीन के बीच हवाई यात्रा शुरू हो गई है, मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है, और अब ये चीन भी और भारत भी 2 बहुत बड़े देश है। अगर आप आपस में व्यापार फिर से शुरू करते हैं, रिश्ते सामान्य होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये भारत के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा, चीन के लिए तो होगा ही, भारत के लिए भी बेहतर होगा। अब अमेरिका से जिस तरह के संबंध दिन पे दिन गर्द पे होते जा रहे हैं, इतना बड़ा जो माल भारत के पास जो बनेगा उसको कहीं ना कहीं तो खपत करना पड़ेगी। थोड़ा चीन के अंदर खपत होगा, थोड़ा दूसरे देशों के अंदर खपत करना पड़ेगा, नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। चीन के अंदर ऐसे मार्केट ढूंढना पड़ेंगे कि जहां भारत अपना माल कुछ खपा सके, कुछ परसेंटेज। सर, इसमें विरोधाभास है ना, लेकिन आपको हमें निवेश चाहिए, उनको हमारी मार्केट चाहिए, और हमारे यहाँ आह्वान हो रहा है कि स्वदेशी अपनाओ। नहीं, लेकिन स्वदेशी तो अपना रहने की स्वदेशी की परिभाषा बदल गई है ना। सकते हैं ना, जो स्वदेशी की भारत में परिभाषा ये बनती है कि मेक इन इंडिया। जैसे ये आईफोन है, अब है तो ओरिजिनली अमेरिकन, लेकिन अगर भारत में बना है तो स्वदेशी है। वही हम पैसा चाह रहे हैं ना, यहाँ पैसा लगाओ और यहाँ बनाओ। ये वो स्वदेशी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है गांधी जी वाला कि एकदम बिल्कुल स्वदेशी हो, ये मिला जुला तो ये संभव ही नहीं है गांधी जी वाला। मेरा सवाल है कि ये तो हम अपना हित है, हमने वो बात कही, उसको तो चाहिए आपका पूरा बाजार ना। नहीं, चीन को तो बाजार चाहिए। चीन तो भाई मतलब अपना माल बनाता है इसलिए कि दुनिया का पूरे मार्केट में कब्जा करके रखे। भारत चीन के लिए एक बड़ा मार्केट रहा है, लेकिन भारत आज इस बात को जानता है कि भाई सिर्फ हम चीन को अपना मार्केट नहीं देंगे कि चीन अपना माल बनाए और हमारे आके बेचे और पूरा प्रॉफिट है यहाँ से वो लेकर जाए। हमारे यहाँ का जो मेक इन इंडिया, मेड इंडिया, जो हमारे मार्केट के जो माल बना, मार्केट तो हम दे चुके हैं सर, मार्केट तो हम दे चुके हैं, दे चुके, लेकिन अब नया मार्केट अपना बनाना पड़ेगा ना भाई। ऐसा कब तक हम चीन को भी निर्भर रहेंगे कि चीन अपना माल खपाते रहे हमारे देश के अंदर और हम चीन के माल को उपभोग करते रहे। वैसे ही बातचीत कल हो चुकी, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज समिट का आखिरी दिन है, तो लब्बो-लुबाब निकालना है। तो भारत ने तो जो कहा वो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भाई सीमा पर शांति है। मैं और आप राष्ट्रपति शी जो हैं पिछले साल कजान में मिले थे ब्रिक्स के समिट पे, उसके बाद से हमारे रिश्ते बॉर्डर पर तो हैं कम से कम शांतिपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों के बीच धीरे धीरे और बेहतरी के कदम उठाए जा रहे हैं। शी जिनपिंग क्या बोले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 लफ्ज जो हैं
वो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार भारत और चीन के संबंध में चल रहे हैं। ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, टैंगो होता है एक डांस फॉर्म, तो नृत्य करें ड्रैगन और हाथी मिलकर के, इसकी संभावनाओं को लेकर बहुत बात हो रही है। सुनते हैं शी जिनपिंग कल क्या बोले थे। The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. It is the right choice for all sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. तो ये आपने शी जिनपिंग साहब की बात की, तो वो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वो रिश्ते और बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात हुई कि नहीं हुई इसमें सर, व्यापार और शांति? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि समिट अच्छी हो गई, शांति से हो गई। भारत ने जो अपनी बात रखी उस बात को भी वहाँ पर रखा गया, लेकिन हिंदुस्तानी बात को ध्यान रखना चाहिए कि खाना ठंडा करके खाना चाहिए। बहुत गर्मी में चल रहे हैं आप, मतलब आपका मतलब हम सब लोग मिलकर के, और बस अब तो आज कमाल हो गया। कमाल कुछ नहीं हुआ है, कमाल ये हुआ कि थोड़ा सा एक हलो हाय ठीक से हुई है। अभी तो फिर से इस पर बात होगी कि दुआ हाथ सलाम मिले, शुरू हुई है। दुआ सलाम हुई है। अब हाथ मिले हैं कि दिल मिले हैं, क्या हुआ है? मार्केट रिक्लेम करने का तो रिक्लेम करने का वक्त है, मार्केट एक्सप्लोर करने की तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं है। वो लोगों के पास जो कंपटीशन में हम उनके नहीं है, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो चाइना के साथ, इसलिए तो सारा चाइना ने कब्जा कर रखा है। और $100 बिलियन वाला कंट्री जिसके साथ आप ट्रेड डेफिसिट चल रहे हैं, उसमें क्या आप मार्केट रिक्लेम कर? अभी तो बहुत कुछ रिक्लेम करना है इस एससीओ समिट के बाद। बाउंड्रीज भी रिक्लेम करनी है, बिजनेस भी रिक्लेम करना है। और ये सोचना आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और अमेरिका को जितना आप चाहें ट्रम्प साहब को नाराज हो जाएं, मतलब उन पर आपको जाना वहां पड़ेगा ही। आपको ये खत्म हुई समिट तो फिर से उस रास्ते को ठीक से रिवाइव करने पर आना पड़ेगा। अभी लंबी बात करेंगे अमेरिका पर। ये देखिए, मोदी जी के विजिट पर और मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत पर चीन का सरकारी मीडिया क्या लिख रहा है। तो ग्लोबल टाइम्स ने, चीन के सरकारी मीडिया ने प्रधानमंत्री की यात्रा को बहुत महत्व दिया है, और प्रधानमंत्री का ये दौरा चीन के सरकारी मीडिया में छाया हुआ है। ये मैं एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ आपके लिए। और ग्लोबल टाइम्स ने चीन और भारत प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी भागीदार हैं, इस शीर्षक के साथ लेख लिखा। मतलब हेडलाइन बनाई जो राष्ट्रपति शी बोले कि हम प्रतिद्वंदी नहीं है, हम सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि शी जिनपिंग ने यह कहा कि चीन और भारत को बेहतर पड़ोसी बनना चाहिए और एक दूसरे की कामयाबी में मदद करने वाले साझीदार बनना चाहिए। अब ये बात भी सर कहने की है कि आप प्रतिद्वंदी नहीं है। नहीं, कैसा नहीं है प्रतिद्वंदी? नहीं, प्रतिद्वंदी तो हैं, लेकिन दुश्मन न बने। प्रतिद्वंदी और दुश्मन में भी एक फर्क होता है। प्रतिद्वंदी में ये होता है कि वो भी ट्रेड कर रहे हैं, या भी ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड में उनसे आगे निकल जाएं, हम ट्रेड डेफिसिट अपना कम कर लें, या ये तो प्रतिद्वंदिता हो गई। दुश्मनी होती है जब गलवान जैसे हो गया, डोकलाम हो गया, या पाकिस्तान के साथ है। इसमें कितनी सिंसियरिटी है जो अगर शी जिनपिंग कहते हैं प्रतिद्वंदी नहीं सहयोगी है? ग्लोबल टाइम्स जो है वो वहाँ का सरकार का मुखपत्र समझिए आप। ग्लोबल टाइम्स वही लिखता है जो चीन की सरकार सोचती है या उसकी जो नीति होती है वो। तो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, और इसका मतलब शी जिनपिंग के भाषणों को कोट किया उन्होंने। और शी जिनपिंग सर्वोच्च नेता है वहाँ। अब ये निर्भर करेगा चीन के ऊपर कि वो हमको प्रतिद्वंदी या सहयोगी बना माने, क्योंकि भारत की तरफ से तो कोई, हमें मार्केट भी रिक्लेम करना है, हमें बाउंड्रीज भी रिक्लेम करनी है, उसमें चीन कितना कंसेशन हमको देता है इस पर तय होगा ना। तो ये शी जिनपिंग के सामने चुनौती है कि वो अपनी कही हुई बात पर कितना अमल करता है चीन, कि सहयोगी के रूप में काम करता है या प्रतिद्वंदी बनता है। मैं कल किसी टीवी चैनल पर एक चीन के इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर बैठे हुए थे, आपकी बात से याद आ गई बात। तो वो ये कह रहे थे कि चीन और अमेरिका में अंतर ये है कि चीन एक बहुत भरोसेमंद देश है। चीन जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। ये त्रिपाठी जी बताएंगे। नहीं, अब है क्या कि प्रोफेसर साहब लोग तो विद्वान लोग होते हैं, जब जैसा उनको लगता है उसके हिसाब से पलट देते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि वो बड़ी आसानी से चीज़ों को पलट देते हैं। प्रोफेसर्स की बात अलग है थोड़ा, लेकिन चाइना दुनिया के किसी हिस्से, किसी देश, किसी पड़ोसी, किसी ट्रेड पार्टनर के साथ आज तक भरोसेमंद नहीं रहा। सबसे गैर भरोसेमंद। अच्छा। और आज की स्थितियां छोड़ दीजिए, नहीं तो एक समय में चाइना और रशिया भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, बहुत खराब स्थिति थी। ठीक है, आज के संबंध थोड़े दूसरे हैं क्योंकि दुनिया में दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि भारत जहां खड़ा है वहां से क्या? हम एक डेमोक्रेसी हैं,
हमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक रखने हैं। बहुत एग्रेसर कंट्री है चाइना, हमें उसे रोकना है। अमेरिका दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको कहें कि डेमोक्रेसी है और उसको हमें देखना है। ट्रंप अमेरिका नहीं है या कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका नहीं है। अमेरिका के लोग, अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ रिश्ते रखने होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, यहां 99.2 बिलियन का डेफिसिट है, वहां $60 बिलियन का हमें सरप्लस है, तो हम उसी तरफ जाएंगे। समझे आपकी बात। चीन के साथ कोई लेवरेज है हमारा कि वो हमें कंसेशन दे? नहीं होगा ना। जैसे हाँ, अच्छा देखिए, वो बात अच्छा हुआ कि आपने ये शब्द बोला। चीन के लिए समस्या है ना, अगर उसकी कंपनीज को, उसकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को हम बिल्कुल जगह ही नहीं देंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए तुरंत लोगों को समझ में आएगा, टेस्ला, बीवाईडी, एमजी और महिंद्रा, ये हमारे सामने ऑप्शन है। हमने सबको मार्केट दिया हुआ है। टेस्ला अभी अभी आया है, बीवाईडी और एमजी उससे पहले से है, और महिंद्रा हमारा अपना है। अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने हम जा रहे हैं तो हमारे देश का आदमी देखेगा और उसको समझ में आएगा। अगर वो स्वदेशी की तरफ जाना चाहता है तो ठीक है, असेंबल्ड कार आनी चाह रही तो ठीक है। अब उसमें चीन का हम मुकाबले में व्यक्ति की बात नहीं सर, व्यक्ति की बात नहीं है, पॉलिसी की बात बताइए। पॉलिसी के तौर पर ही कह रहा हूं, आप ये नहीं कर सकते हैं ना। अगर एमजी तो चाइनीज ओन्ड कंपनी हो गई है। एमजी भी चाइनीज है, बीवाईडी भी चाइनीज है। उसी हिसाब से तो सबके नाम ले रहा हूं। लेकिन चीन को तो ये बाजार में आपको एंट्री चाहिए ना, आपको टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अगर हुआई भारत से पूरी तरह से आउट है, जैसे उदाहरण के लिए अब हम जापान से सारी सिग्नलिंग कराते हैं, जितने भी आप इसकी जो सेंसिटिव है, रेलवे की हो या दूसरी हो, ट्रैकिंग के सब, तो हमने छोड़ दिया। अब देखिए ना सर, इसमें सब फंसे हुए हैं। ये दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है, ये अच्छी बात भी है और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम तब हो जाती है अगर दो देशों के रिश्ते ठीक ना चल रहे हो। अब आप आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया। हमारे यहाँ महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है, बीवाईडी भी बनाती है, एमजी बनाती है, ये दोनों चीनी कंपनियां हैं, टेस्ला अमेरिकी कंपनी है, अब तो और किया बनाने लगी है, ह्युंडई बनाती है, सब एक कोई जापानी कंपनी है, कोई कोरियन कंपनी है। अब अगर भारत की ऑटो इंडस्ट्री को ई व्हीकल्स को बढ़ावा देना है तो आपको विदेशी गाड़ियों की भारत में उसकी एक्सेस कम करनी पड़ेगी। जैसे बीवाईडी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, लोग कम जानते हैं। टेस्ला से बहुत बड़ी कंपनी बन गई है वो, लेकिन अमेरिका बीवाईडी को आने नहीं देता क्योंकि वहां उसको टेस्ला और अपनी ईवी मार्केट को देखना है। एक्चुअली भारत ने लेकिन सबको एक्सेस दिया हुआ है। अब अगर कल को आप बीवाईडी और एमजी को एक्सेस बंद करोगे, चीन के पास रेयर अर्थ मेटल है जिसके बिना ईवी बन नहीं सकती, वो उसने बंद कर दिया था बीच में। देखिए, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं, बंद करेंगे सोल्यूशन नहीं है ना भाई। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच में होता है झगड़ा, और झगड़े के तुरंत बाद वाला जो महीना होता है उसमें बीवाईडी वो टॉप पे चली जाती है, लेकिन उसके अगले बाद तुरंत महीने टेस्ला उससे आगे निकल जाती है। यानी सेंटिमेंट हर जगह काम करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या हम भारत के लोग बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे? हम भारत के लोगों को ये नहीं समझा। और जब स्वदेशी की बात करते हैं, मोदी यहां तक जाकर कहते हैं डॉलर आए, पाउंड आए, कुछ हमारा पसीना लगना चाहिए, तो हमें यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पर आपके मतलब सरकार बैंक नहीं कर सकती पब्लिक सेंटिमेंट पर। पब्लिक सेंटिमेंट आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो कर रहे हैं, 3-4 बार वो कह चुके हैं कि भारत ने बना चीजें खरीदी, भारत में जिस भारत के पसीना जहां लगाओ वो उत्पाद आप खरीदिए, लेकिन ये डिपेंडेबल नहीं है ना। ये तो बाय एंड बाय अगर हो गया तो ठीक है, अलग बात होगी। कुछ और जल्दी जल्दी से बातें कर लेते हैं। हमारे देश में रुचि होगी इस खबर में लोगों की, जॉइंट स्टेटमेंट पे खास तौर पर मुस्लिम समाज में एक नाराजगी सी रही इस सरकार से कि भाई गाजा पर खुलकर साथ नहीं दिया, इजराइल के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रखी है, ईरान पर यूएस और इजराइल ने हमला कर दिया तो हमने बहुत कठोर जवाब, उसका कम से कम अपनी बातों में जवाब नहीं दिया। ये आज की जॉइंट डिक्लेरेशन में दोनों बातों का जिक्र है। पैलेस्टीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, the member states strongly condemn the actions that have led to numerous casualties among the civilian population and a catastrophic humanitarian situation in Gaza Strip। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि जो परिस्थितियां फिलिस्तीन में बनी हैं उसकी निंदा करते हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और ईरान के बारे में कहा है, मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द मिलिट्री स्ट्राइक्स बाय इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो साफ साफ साथ खड़े हुए ईरान के भी और फिलिस्तीन के भी, और भारत शामिल है इस जॉइंट स्टेटमेंट में। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का तो पहले से रहा है कि भाई कोई भी युद्ध और बुद्ध की जो बात प्रधानमंत्री करते रहे, इजराइल के बीच में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था,
रूस और यूक्रेन के बीच इस बात का प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी को मुझे इस पूरे इस एससीओ समिट से ये मतलब जो मुझे टेकआउट बड़ा नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो सोच कर गए थे कि ये चीजें एससीओ में मुझे कहना है और ये चीजें वहां के डिक्लेरेशन में शामिल करवाना है, प्रधानमंत्री ने भारत के हित को देखते हुए वो सारी चीजें वहां शामिल करवा दी। मुझे लगता है भारत के लिए एक बड़ी सफलता है कि इसके पहले राजनाथ सिंह जी जब गए थे तो उस समय वो आतंकवाद को लेकर चीजों को शामिल नहीं कर पाए। सर, क्या फिलिस्तीन और ईरान के मुद्दे पर क्या भारत ने कोई फ्लिप फ्लॉप किया है या कंसिस्टेंट पॉलिसी लग रही है आपको? नहीं, मुझे लगता है वही पॉलिसी है, कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। और जब एससीओ के मंच पर आप रहते हो तो आपको कई चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं रहता कि जो आप चाहोगे वही डिक्लेरेशन उसके अंदर शामिल होगा। वहां तमाम देश रहते हैं और सबकी बातचीत के आधार पर जो संयुक्त ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें आपको कई बात पर असहमत होते हुए उस समय आपको सहमति देनी पड़ती है। आपके देश का मामला होगा तो जरूर आप कह सकते हो कि मेरे देश का मामला ये जब तक शामिल नहीं होगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा या मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं। किसी तीसरे देश के बारे में अगर कोई ऐसी चीज है जो भारत सरकार को बहुत पसंद नहीं होगी तब भी कई बार कोई देश उस मामले को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो तीसरे देश का मामला होता है। फिलहाल मुझे लगता है कि इजराइल को लेकर और ईरान को लेकर जो भारत का रुख रहा है वही रुख मुझे नजर आ रहा है इस मामले में। सर, इसमें कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी है क्या? गाजा में फिलिस्तीनियों के मारे जाने की निंदा होना और ईरान पर हमले की निंदा होना? इनकंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का रुख आज से नहीं, 1947 से जो है वही है, वो आज है। ठीक है, इजराइल के साथ हमारे रिश्ते पहले उतने अच्छे नहीं थे। इधर 1993 के बाद जब से नरसिम्हा राव ने मान्यता दी इजराइल को, लगातार इजराइल से हमारे रिश्ते बढ़ते गए और आज एक बहुत उच्चतम स्तर पर है भारत इजराइल के रिश्ते। इसके बावजूद फिलिस्तीन के मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जब भी फिलिस्तीन पर प्रस्ताव आया भारत ने उसका समर्थन किया है और प्रधानमंत्री जब इजराइल गए थे तो फिलिस्तीन भी गए थे। तो ये वहाँ पर प्रस्ताव आना भारत तो कहीं कतई असहज नहीं करता क्योंकि ये एक तरह से जो है भारत की ही नीति का एक विस्तार है। ईरान की जहाँ तक बात है, ईरान के मामले में भारत ने ठीक है तेल खरीदना बंद कर दिया सैंक्शन लगने के बाद ईरान से, लेकिन ईरान को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अगर शांतिपूर्ण उपायों के लिए है तो उस पर वो ना किया जाए। साथ ही अमेरिका ने जब हमला किया ईरान पर और इजराइल ने किया तो भारत ने कहा कि भाई मामला युद्ध से नहीं शांति से होगा और कोई बात हो तो मिलजुल के बातचीत करके तय होगी। तो भारत का ये कंसिस्टेंट रुख है। तो ईरान के मुद्दे पर भी भारत का कोई ऐसा इस बयान में कोई विरोधाभास नहीं है कि एकदम से भारत ईरान के खिलाफ हो और ईरान के समर्थन में आ गया हो। इसीलिए इस प्रस्ताव का समर्थन भारत ने किया है। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा 19-20 का फर्क तो रहता है डिप्लोमेसी में, खासकर जब किसी समूह में आप होते हैं तो समूह में जो दूसरे देश हैं उनके साथ भी आपको कदम ताल मिला के चलना पड़ता है।